Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe. In the last class, we discussed about the structure of blood, like plasma, and the type of the blood cells, like WBCs in case of the granulocyte, agranulocyte, RBCs. And today we will be discuss the about the type of blood. तो आज जो हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी होने से पहले क्या था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो थी वो होती थी, लेकिन उन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के इनसाइड में क्या था कि मोस्ट ऑफ पेशेंट का डेथ ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट जो थे वो सर्वाइव भी करते थे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या था कि ब्लड के इनसाइड में ऐसा कुछ था जिनके मिसमैच होने पर क्या हो रहा था, डेथ हो रही थी, लेकिन और जिनके मैच होने पर पेशेंट जो था वो क्या कर जा रहा था, सरवाइव कर जा रहा था, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या किया था कि जो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो था उसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने सोचा कि जब कुछ पेशेंट जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, इट मींस कि ब्लड के इनसाइड में या ब्लड के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। और वही चेंज और डिफरेंस क्या हुआ, बेसिस बना किसका, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी का। ओके, तो चलिए मेनली अगर हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था किसके इनसाइड में, 1900 के इनसाइड में, ठीक है। एंड लिटरली ही गॉट नोबेल प्राइज आल्सो इन द 1940, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ये जो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन ABO सिस्टम, ठीक है। ABO सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। ABO सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ABO सिस्टम क्या है, आपका एंटीजन बेस्ड सिस्टम है। इट मींस इसके इनसाइड में क्या होती है, एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं। और ये एंटीजेंस किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये एंटीजन वॉल ऑफ RBCs के ऊपर होती है। ओके, अब आपको पता है मोस्ट ऑफ एंटीजन जो है वो क्या होती है, प्रोटीन होती है। और ये कौन सी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर ग्लाइकोप्रोटीन है तो जीन होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, जीन के लिए कोड होते हैं, ठीक है। तो यहां भी क्या होता है, आपका जो ABO सिस्टम है, इस ABO सिस्टम का जो जीन है वो किसके ऊपर लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो ABO जीन है, ABO जीन located at क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट है। और इस जीन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो जीन है इसके पास में क्या होते हैं, 2 एलील्स होते हैं, ठीक है। तो 2 एलील्स की हम बात करेंगे, एक को हम लोग बोलते हैं IA, एक को हम लोग बोलते हैं IB। तो IA, IB और एक और एलील होता है जिसको हम लोग बोलते हैं I0, या फिर आप इसको I0, ठीक है, या स्मॉल है। ओके, अब यहां पर क्या है कि ये जो फर्स्ट 2 हैं, फर्स्ट 2 की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट 2 एलील जो है वो कैसे होते हैं, वो डोमिनेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये जो I0 है, I0 की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, रिसेसिव नेचर का होता है। इट मींस डोमिनेंट की हम बात करेंगे तो डोमिनेंट क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। रिसेसिव क्या करेगा, अपने आप को हाइड करेगा, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ठीक है। अब these allele form possible 6 कॉम्बिनेशन। तो ये क्या होता है, 6 कॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो चलिए पॉसिबल 6 कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और चीज, ये जो जीन एलील A है, ये एलील A एंटीजन A के लिए है, और ये जो एलील B है ये एंटीजन B के लिए है, ठीक है। तो इट मींस क्या होता है कि RBC की वॉल पर क्या होते हैं, 2 टाइप के एंटीजन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एंटीजन A, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एंटीजन B, ठीक है। और एंटीजन ये जो I0 है, I0 जो है वो किसी भी
प्रोटीन के लिए, एंटीजन के लिए कोड नहीं होता है क्योंकि रिसेसिव है। अब रिसेसिव है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। एक्सप्रेस कैसे नहीं करेगा? क्योंकि प्रोटीन नहीं बनाएगा। ओके, चलिए अब ये 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है, पहला तो हो सकता है ये IA, दूसरा हो सकता है IA, I0, तीसरा हो सकता है IB, ठीक है। चौथा हो सकता है IB, I0, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है IB, IA, IB, और उसके बाद में एक हो सकता है I0. ओके, नाउ तो फर्स्ट टू की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए। तो यहां से क्या बनेगा? एंटीजन ए बनेगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर एंटीजन बी बनेगा, ठीक है। और यहां से क्या होता है? ये जो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कोडोमिनेंस आ जाती है, ठीक है। और कोडोमिनेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? दोनों जो है एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा? दोनों जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AB। तो यहां पर क्या होगा? एंटीजन AB आएगा और एंटीजन B भी आएगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली रिसेसिव है तो यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं आती है। इट मींस क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं जीरो। जो जब ब्लड ग्रुप्स का डिसाइडेड हुआ तो उस टाइम पर बाद में इसी जीरो को किस में कन्वर्ट किया गया? ब्लड ग्रुप O के इनसाइड में कन्वर्ट किया गया। ओके, चलिए तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो इन आरबीसीज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये हो गया। सो दिस वन इज द आरबीसीज लाइक दिस। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए देखिए, तो इसके पास में क्या है? जस्ट ओनली एक ही टाइप की आरबीसी है। मान लीजिए ये हो गई हमारी IA, ठीक है। तो ये हो गया एंटीजन ए का आरबीसी। चलिए ये वाली जो हो गई हमारी, ये हो गई एंटीजन बी की आरबीसी, ठीक है। और यहां पर क्या है? दोनों प्रेजेंट है तो कुछ ए होंगी और कुछ बी होंगी। तो मान लीजिए ये ए वाली हो गई, ठीक है, और ये जो है ए बी होगी। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ए बी, ठीक है। एंड अदर वन इज, एंड दिस वन इज द जीरो, क्योंकि यहां पर क्या है? रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, इसलिए क्या होता है कि यहां पर कोई भी आरबीसी के ऊपर क्या आता है? एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब तो इसके बेसिस पर क्या किया कि लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप को डिसाइडेड कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हुआ। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो ये जिसके पास में एंटीजन ए था तो उसको इन्होंने नेम दिया ब्लड ग्रुप ए। जिसके पास में एंटीजन बी प्रेजेंट थी उसको इन्होंने नेम दिया ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। जिसके पास में दोनों थी उनको इन्होंने नेम दिया ए बी, ठीक है। और जिसके पास में जीरो था, कुछ नहीं था, ठीक है, उसको इन्होंने नेम दे दिया O। एंड दीज आर द 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, A, B, AB एंड O, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब इसके साथ में इन्होंने क्या किया? जब ये ब्लड की अगर हम बात करेंगे, ब्लड के स्ट्रक्चर्स की या सेल्स की स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने आरबीसी की स्टडी की। तो आरबीसी की स्टडी करने के बाद में इनको पता लग गया कि आरबीसी पर कितने टाइप के एंटीजन होती हैं? 2 टाइप के एंटीजन होती हैं। एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए बी होता है और जीरो होता है। इसके साथ साथ अब उन्होंने सोचा कि चलो लगे हाथ क्या करते हैं, हम प्लाज्मा को भी स्टडी कर लेते हैं। तो जब प्लाज्मा को स्टडी किया तो उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जिसके पास में एंटीजन ए था उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट थी। अंडरस्टैंड? ठीक है, जिसके प्लाज्मा में एंटीजन बी प्रेजेंट था उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट थी, ठीक है। जिसके प्लाज्मा, जिसके आरबीसी की अगर हम बात करेंगे, दोनों प्रेजेंट थे, मतलब ए भी प्रेजेंट था, बी भी प्रेजेंट, दोनों एंटीजन प्रेजेंट थे, तो उसके प्लाज्मा में क्या था? कोई भी एंटीबॉडी जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। अब आते हैं यहां पर, ठीक है,
जहां पर कोई भी एंटीजन नहीं था तो उसके प्लाज्मा में ए भी प्रेजेंट था और बी भी प्रेजेंट थी। इट मींस एंटीबॉडी ए भी थी और एंटीबॉडी बी भी थी। ओके, अब देखिए क्या होता है, अगर हम एंटीजन की बात करते हैं तो एंटीजन के केस में क्या होता है, हर एक स्पेसिफिक एंटीजन की अपनी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो यहां पर ए की स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या हुई, स्मॉल है। एंटीजन बी की क्या हुई, ये एंटीबॉडी बी हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं कि नेचर ने देखिए कितना अच्छे से डिजाइन किया हुआ है हमारे ब्लड को। अगर देखिए क्या होता है, अगर ए एंटीजन है उसके साथ में अगर एंटीबॉडी ए भी होता तो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है और क्या होता है, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई, इसलिए नेचर ने क्या किया है, उस एंटीबॉडी को ब्लड से आउट कर दिया है, उसकी जगह कोई दूसरा एंटीबॉडी लगा दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन। ये सिंपल सी अगर हम बात करेंगे तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर IA का कॉम्बिनेशन किसी एंटीजन के लिए होगा तो उसके रेस्पेक्टिव में क्या होता है, एक अनदर जीन प्रेजेंट होता है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल होगा और वो क्या बनाएगा, आपका एंटीबॉडी बी बनाएगा। सेम, ठीक है, यहां पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, यहाँ पर एक भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर क्या है आपका एक कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लैंडस्टीनर ने क्या किए, टू रूल्स की फॉर्मेशन किया या टू लॉज की फॉर्मेशन किया, जिनको हम लोग बोलते हैं लैंडस्टीनर लॉ, लैंडस्टीनर लॉ 1। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। इफ एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ आरबीसी, ध्यान दीजिएगा, इफ एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ आरबीसी देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, अगर क्या है, किसी भी आरबीसी की वॉल पर अगर कोई एंटीजन एब्सेंट होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये हो गया फर्स्ट लॉ। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, इफ एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन वॉल ऑफ आरबीसी देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट इन प्लाज्मा। नाउ द सेकंड लॉ, इफ एन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा then the corresponding antigen absent on wall of RBC। देखिए, अब देखिए यहां पर करते हैं, पहले लॉ की बात कर लेते हैं। अगर किसी एंटीजन किसी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, देखिए यहां पर आरबीसी है, तो इस आरबीसी की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है, एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी रेस्पेक्टिव कौन सा हो गया, एंटीबॉडी ए हो गया, तो एंटीबॉडी ए क्या है, एब्सेंट है, क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। तो जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी रेस्पेक्टिव एंटीबॉडी प्लाज्मा के इनसाइड में क्या होती है, एब्सेंट होती है। चारों के चारों ब्लड ग्रुप जो है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंड? सो दैट इज द ऑल अबाउट इन केस ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं तो देखिए क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के केस में। अब देखिए जब ब्लड ग्रुप क्या था कि जब डिस्कवर हो गए थे तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के एक्चुअल रीजन का पता लगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से डेथ क्यों हो रहा था। ठीक है, तो अब देखिए कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो समझ लीजिए, मान लेते हैं हम केस 1, कोई केस 1 है। ओके, केस 1 की हम बात करते हैं तो एक एज यूजुअल डोनर होगा और दूसरा क्या होगा, रेसिपिएंट होगा। तो एक रेसिपिएंट हो गया और एक क्या हो गया, डोनर हो गया। ठीक है, तो रेसिपिएंट एंड डोनर। ठीक है, चलिए देखिए डोनर की अगर हम बात करेंगे तो डोनर क्या है, डोनर जो है वो ए है। ध्यान दीजिएगा, डोनर क्या है, ए है और रेसिपिएंट जो है बी है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा,
ये आरबीसी है, ठीक है। अब ये हो गए एंटीजन ए, सो दीज आर द एंटीजन ए, ठीक है। और ये हो गया एंटीजन बी, ठीक है। सो दिस वन इज एंटीजन बी एंड दिस वन इज एंटीजन ए, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर एंटीजन, पहले ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, तो अगर ए टाइप का ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगी और उसके ब्लड में क्या होगा, एंटीबॉडी होगी, कौन सी, स्मॉल बी, सो दीज आर द एंटीबॉडी बी, तो ये हो गई एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब इसके केस में क्या होगा, इसके केस में जो है ये हो गई एंटीबॉडी ए, सो दीज आर द एंटीबॉडी ए, तो एंटीबॉडी ए, ठीक है। तो लेडिस्टनल लॉ, फर्स्ट और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। अब क्या हुआ कि गलती से करके किसी डॉक्टर ने की हम बात करेंगे तो उसने ब्लड ग्रुप का मैचिंग नहीं किया, और मैचिंग जब नहीं किया तो क्या हुआ कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया किसकी बॉडी में, बी के केस में, ठीक है। अब देखिए, तो जब ये बी की अगर हम बात करेंगे तो ये बी पहुंचा, ये तो एंटीजन बी हो गए, ये देखिए। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ट्रांसफ्यूज किया तो ट्रांसफ्यूज करने के बाद में जैसे ही एंटीजन ए का ब्लड किसके इनसाइड में पहुंचेगा, बी ब्लड ग्रुप बी वाले पेशेंट की बॉडी में पहुंचेगा, तो वहां पर क्या है, जो ब्लड है रेसिपिएंट का, जो ब्लड है उसके केस में क्या है, ये एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी ए क्या करेंगी, ये आके अपने रेस्पेक्टिव एंटीजन के साथ में बाइंड करना स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किसकी हुई, ये तो हुई ए की, मतलब जितना आरबीसी आया था, ठीक है, और इस एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, हीमोलाइसिस होगी, तो ये हीमोलाइसिस मतलब जितनी आरबीसी आई थी सारी की सारी क्या हो गई, हीमोलाइसिस हो गई, ठीक है। तो अभी बात यही खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी इसका ड्रॉबैक ये है, अब जितना ब्लड आया था तो उस प्लाज्मा के इनसाइड में क्या था, उस प्लाज्मा के इनसाइड में एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस पेशेंट की हम बात करेंगे तो इस पेशेंट का ब्लड क्या है, बी, तो मतलब एंटीजन बी प्रेजेंट है, साथ में क्या मिला, एंटीबॉडी बी मिला, तो मतलब ये, तो क्या हुआ, जो रेसिपिएंट है उसकी आरबीसी का भी क्या हुआ, डैमेज हुआ, तो जब आरबीसी का डैमेज हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये जो केस है फिर से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, तो फिर से हीमोलाइसिस हुई, तो मतलब जितना आरबीसी आया था उनका भी हीमोलाइसिस हुआ और खुद की आरबीसी का भी क्या हो गया, हीमोलाइसिस हो गया पेशेंट की, जिससे क्या होता है, एक सिचुएशन डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीवियर एनीमिया। और मैंने आपको बताया था कि सीवियर एनीमिया जो होता है वो किसके इनसाइड में डेवलप होता है, जॉन्डिस के इनसाइड में डेवलप होता है, दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब अगर हम क्या करें कि इस रिएक्शन को रिपीट कर दें तब भी सेम इफेक्ट होगा, इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे तब भी क्या होता है, सेम इफेक्ट होता है, तो मतलब ना तो बी ए को दे सकता है और ना ही ए बी को दे सकता है, तो ये टू केस तो समझ में आ गए, तो मतलब ए और बी एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होते। अब देखिए क्या होता है, अब अगर ये डोनर भी ए होता और रेसिपिएंट भी ए होता, तो मतलब इसकी आरबीसी यहां पहुंचती, तो इसके पास भी एंटीजन ए होता, ठीक है, और इसके प्लाज्मा में के इनसाइड में भी क्या होता है, एंटीबॉडी बी होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती,
सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो इसीलिए क्या होता था कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड ग्रुप, तो इस टाइप की रिएक्शंस होती थी, ठीक है। तो क्योंकि ब्लड ग्रुप पता नहीं था, तो हो सकता था कि ए का ब्लड किसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया, बी में कर दिया, सीवियर एनीमिया हुआ, उस पेशेंट को जॉन्डिस हुआ, और जॉन्डिस अगर सीवियर होता है तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, पेशेंट का डेथ हो जाता है। सो दैट इज, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। अब रेसिपिएंट जो है हमारा, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए रेसिपिएंट की हम बात करेंगे तो अब रेसिपिएंट लेते हैं हम ए बी, ओके। अब रेसिपिएंट क्या लेंगे हम, ए बी लेते हैं, ठीक है। चलिए रेसिपिएंट जो है अब क्या है, रेसिपिएंट हमारा है ए बी, मतलब डोनर वही है, एंड दिस वन इज द केस स्टडी नंबर 2, ओके। चलिए अब देखिए क्या है, तो ये आरबीसी हो गई। तो अगर ए है, देखिए ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या है, ए है, तो क्या है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, मतलब एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो ये हो गए एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। अब ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो ए और बी दोनों प्रेजेंट होने की वजह से इसके प्लाज्मा में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इट मींस एंटीबॉडी जो है वो क्या है, एब्सेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अब आपने क्या किया कि ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया ए बी के इनसाइड में, और इसके पास में क्या था, एंटीजन बी प्रेजेंट है, सॉरी एंटीजन ए प्रेजेंट है। चलिए अब क्या हुआ, इसके पास में भी एंटीजन ए है, इसके पास में भी एंटीजन ए है, और यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो मतलब डोनर से जितनी आरबीसी आई थी वो तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डोनर से ब्लड आया है उस ब्लड के पास में क्या था, उस ब्लड के पास में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट थी, और ये एंटीबॉडी बी जो है वो जाके बाइंड करती है किससे, आरबीसी से, किसकी, रेसिपिएंट की आरबीसी से। तो क्या होगा, जो रेसिपिएंट की आरबीसी थी उनके केस में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हीमोलाइसिस होगी, और हीमोलाइसिस अगर होती है तो ये हीमोलाइसिस जो होती है उसका रेट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो मतलब माइल्ड हीमोलाइसिस होती है। जैसे पहले वाले केस में क्या था, एक्सेसिव था, दोनों का हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, माइल्ड है। तो अगर माइल्ड हीमोलाइसिस है तो एनीमिया भी कैसा होगा, माइल्ड होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, माइल्ड एनीमिया होगा, ये हो गया, ठीक है। सो दैट इज अंडरस्टैंड, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या है कि इस केस में जो पेशेंट है वो क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। इस केस में क्या होगा, पेशेंट जो है वो सरवाइव करेगा, ठीक है, क्योंकि जितना आरबीसी रेसिपिएंट का लाइसिस होता है उससे ज्यादा आरबीसी उसको डोनर से मिल जाता है, क्योंकि डोनर की आरबीसी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो है पेशेंट सरवाइव करेगा। इट मींस अब ए बी जो है वो ए का ब्लड भी ले सकता है, तो ए का ब्लड ले सकता है। सेम सिचुएशन किसके केस में होगी, बी के केस में होगी, तो बी का भी ले सकता है, ओके। चलिए अब अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा। अब क्या करें, अगर हम डोनर की अगर हम बात करेंगे तो डोनर इन द सेंस अगर हम क्या करें कि डोनर ओ और बाकी की हम बात करेंगे तो क्या होगा, डोनर अगर ओ हो, ठीक है, और रेसिपिएंट कोई भी अदर हो सकता है, मान लीजिए चलिए ब्लड ग्रुप बी मान लेंगे, चलिए डोनर ओ है, रेसिपिएंट की अगर हम बात करेंगे तो रेसिपिएंट ए है, ठीक है, सॉरी बी बोला था तो बी ही लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, कोई भी एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो क्या है, लेकिन प्लाज्मा के इनसाइड में क्या है, 2 टाइप की एंटीबॉडी है, ठीक है। सो दिस वन इज,
तो एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, रेसिपिएंट की बात करते हैं। तो रेसिपिएंट के केस में क्या होगा? रेसिपिएंट के केस में एंटीजन बी प्रेजेंट है। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या है? एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो ये हो गया एंटीजन बी। एंटीजन बी प्रेजेंट हो गया, दैट इज। अब क्या हुआ कि जैसे ही ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया, तो ट्रांसफ्यूज करने के बाद में क्या हुआ? प्लाज्मा के साथ में एंटीबॉडी बी आ गई। साथ में क्या आई? एंटीबॉडी ए। अब क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी बी है, ये एंटीबॉडी बी क्या करेंगी? अब बाइंड कर जाएंगे किसके साथ? एंटीजन बी के साथ, और क्या करेगी? हीमोलाइसिस। दैट्स नाइस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? हीमोलाइसिस होगा। अगेन हीमोलाइसिस कैसा है? माइल्ड है, तो मतलब एनीमिया भी कैसा होगा? माइल्ड होगा। ठीक है, तो यहां भी क्या होता है? आपका माइल्ड एनीमिया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जस्ट ओनली रेसिपिएंट की ही एंटीबॉडी आरबीसी क्या हो रही है? लाइसिस हो रही है, क्योंकि जो डोनर का प्लाज्मा था उसके इनसाइड में कुछ एंटीबॉडी बी प्रेजेंट थे। अब देखिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाइसिस इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने जो डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। मान लीजिए 1 यूनिट कर सकते हैं, या 1.5 यूनिट किया है, या मैक्सिमम 2 यूनिट किया है, तो उसके इनसाइड में प्लाज्मा में कितनी एंटीबॉडी चले जाएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा लाइसिस नहीं होता है, और जितना लाइसिस होता है उससे कहीं ज्यादा एंटीबॉडी आरबीसी मिल जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि पेशेंट को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अब ओ जो है, चाहे वो बी को दे, चाहे वो ए को दे, चाहे वो ए बी को दे, सेम टाइप का इफेक्ट रहता है। ओके, सो दीज ऑल द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए, तो हमारे पास में कितने ब्लड ग्रुप है? 4, ए बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप। देखिए, ए खुद को दे सकता है, पहली कंडीशन, ए खुद को दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है। ठीक है, बी खुद को दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ओ खुद को दे सकता है, इसके अलावा बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। ठीक है, ए बी जो है वो खुद को ही दे सकता है। अंडरस्टैंड? तो ए जो है वो खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ओ खुद को भी देगा और बाकी 3 को भी देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो मतलब ये ब्लड जो है सभी से ले सकता है और वो ब्लड सभी को दे सकता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, या ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, इसकी अब हम लोग और बात करते हैं, एंड दैट्स वन इज द पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है RH फैक्टर के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट वन इज RH फैक्टर।
नाउ द नेक्स्ट वन इज RH फैक्टर। RH फैक्टर, ठीक है। RH फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर फर्स्ट टाइम reported in rhesus monkey। ओके, तो rhesus monkeys में क्या हुआ था, ये रिपोर्ट हुआ था, इसीलिए क्या किया था कि इस फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, RH फैक्टर बोलते हैं। एंड दैट इज द वन ऑफ द अनदर एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ RBC, ठीक है। तो दैट इज मेनली अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, वन ऑफ other antigen present on wall of RBC, ठीक है। तो जो RBC की जो वॉल है उस पर जो अनदर एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं RH फैक्टर, ठीक है। तो देखिए RH फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो RH फैक्टर जो था वो किसने डिस्कवर किया था, RH फैक्टर discovered by Wiener and Landsteiner in 1941, ठीक है। 1941 या 1940 के इनसाइड में जो था, इन्होंने फर्स्ट टाइम, चलो 1940 की बात कर रहे थे, तो 1940 के इनसाइड में क्या किया था, वीनर और लैंडस्टीनर ने RH फैक्टर को ह्यूमन के इनसाइड में डिस्कवर किया था, ठीक है। सो दैट इज, अब देखिए तो इसके लिए भी क्या है, आपके एलील प्रेजेंट है, तो इसका जो एलील है वो कैपिटल R और स्मॉल r है, ठीक है। कैपिटल R और स्मॉल r, या फिर आप बोल सकते हो हाँ स्मॉल r, दैट इज, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, या तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, और एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, आपके डोमिनेंट है, और ये क्या है, आपका रिसेसिव है, दैट इज, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, RH फैक्टर पॉजिटिव आएगा, और यहां पर क्या होता है, RH फैक्टर जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसी कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप के साथ में पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को जो है डिस्कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप A है, केवल एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी आप लोग खुद से जो है बना सकते हैं। ब्लड ग्रुप A, अब ब्लड ग्रुप A की हम लोग बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप A के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, IA IA, ठीक है, IA और I नॉट। अब देखिए तो इसके केस की बात करते हैं, RH के साथ में, अगर RH के साथ में ये है तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे A पॉजिटिव के केस में, देखिए, ठीक है। याद रखिएगा A पॉजिटिव के केस में कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो पहले हम लोग A पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, मतलब IAIO जब बनेगा, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, IA IR, एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, IA और IR, ये, ठीक है। तो ये इसके साथ में हो गया, मतलब जब होमोजाइगस A प्रेजेंट होगा तो उसके साथ में ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन करेगा A पॉजिटिव ब्लड की, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर वन, तो अनदर वन है IA I नॉट IR, ये हो गया, तो ये हो गया A पॉजिटिव। इसके अलावा दूसरा क्या होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं,
ठीक है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा आई ए, आई नोट, आई आर और आई स्मॉल आर, दैट इज। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ओके, अंडरस्टैंड? फिर से समझ लीजिए, ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव भूल जाइए। ब्लड ग्रुप ए की बात करेंगे तो आई ए, आई ए, आई ए, आई नॉट, तो ये 2 पॉसिबल हैं। अब पॉजिटिव किसके लिए है? आई आर, आई आर, आई आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। तो एक बार इसको सेट रख देते हैं, एक बार इसको रख देते हैं, तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। इसके अलावा अब इसके साथ की बात करते हैं, आई ए, आई नॉट, तो एक बार इसे रखेंगे और एक बार इसे रखेंगे। So these are the 4 possible combination which is responsible for the A positive. अब हम लोग बात करते हैं, अब अगर A नेगेटिव हो, क्या हो जाए? अब अगर क्या हो जाए, A नेगेटिव हो, तो A नेगेटिव के केस में क्या होगा? देखिए, A नेगेटिव के केस में ये हो सकता है, तो आई ए, आई ए, आई ए, आई नॉट, ठीक है। तो इसके साथ में क्या होगा? बस इसके साथ में आपको लगाना है ये, सॉरी, इसको हम आई आर करेंगे ये, ठीक है। तो अब आपको क्या लगाना है कि इसके साथ में एक बार लगाना है आई आर, आई आर, आई आर एंड आई आर, और आर जो है यहाँ पर स्मॉल है। तो जब ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा तो बनेगा ए नेगेटिव। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अदर ब्लड ग्रुप को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। So that is, understand? So that is all about in case of the RH factor. Now, अब हम लोग बात करते हैं RH incompatibility की, क्योंकि RH भी क्या करता है, आपका incompatibility रिएक्शन जो है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो शो करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं RH के इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन की। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या था कि ब्लड ग्रुप डिस्कवरी होने के बाद में क्या हुआ था, जो पेशेंट थे, पेशेंट की डेथ तो कम हुआ, लेकिन आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बाद भी क्या हो रहा था, पेशेंट का डेथ हो रहा था। तो उसका जो मेन फैक्टर था वो क्या था, RH फैक्टर था, ठीक है। तो RH फैक्टर की डिस्कवरी के बाद में ये जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीटली क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके, देखिए RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की हम बात करेंगे तो अगेन ये क्या है, आपका RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी का क्या है, रिएक्शन। देखिए क्या है, एक पेशेंट है, ओके, तो एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, एक दूसरा पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो मतलब क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डोनर और इसको हम लोग बोलेंगे रेसिपिएंट। तो डोनर एंड रेसिपिएंट, ओके। अब अगर बी है तो मतलब क्या है कि एंटीजन ए, बी प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। तो हमने क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करनी है। चलिए देखिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है पॉजिटिव कर देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों का ब्लड ग्रुप कॉमन है, लेकिन एक ट्विस्ट आ गया है कि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। मतलब एक के पास में RH फैक्टर है और दूसरे के पास में RH फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इस सिचुएशन में, क्या होगा, ठीक है। अब फर्स्ट चॉइस तो क्या है कि बी नेगेटिव ही लिया जाए, फर्स्ट चॉइस क्या है कि बी नेगेटिव लिया जाए, लेकिन क्या है, अब बी नेगेटिव वैसे भी रेयर होता है। आसपास के जितने भी सिटी है या ब्लड बैंक है उन सबके इनसाइड में बी नेगेटिव नहीं है। अब बी नेगेटिव नहीं है तो अब क्या होगा, मजबूरी में इस पेशेंट का जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज किया जाएगा किसकी बॉडी के इनसाइड में, इसके इनसाइड, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए अब रेसिपिएंट की बॉडी के इनसाइड में जैसे ही क्या होगा, बी पॉजिटिव वाले पेशेंट का ब्लड पहुंचा, मान लीजिए, ठीक है। तो दोनों की एंटीबॉडी, थोड़ा दोनों की आरबीसी को हम लोग एक बार बना लेते हैं, ठीक है। सो एंड दिस वन इज, तो ये हो गई एंटीजन बी, दीज आर द एंटीजन बी। तो यहां भी एंटीजन बी है,
ये हो गई एंटीजन बी। तो अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम है तो वो चेक करता है, तो सबसे पहले चेक करेगा मेजर एंटीजन को, ये ठीक है। तो ब्लड ग्रुप बी है तो ये क्या हो गया, एंटीजन बी हो गया, तो ये एंटीजन बी है और ये एंटीजन आरएच है, ठीक है। यहां पर एंटीजन बी है लेकिन आरएच प्रेजेंट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम ने चेक किया, अच्छा इसके पास भी बी है, इसके पास भी बी है, मतलब सेल्फ एंटीजन है। तो इम्यूनिटी ने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर लिया दोनों सेल्फ एंटीजन है। तो दोनों सेल्फ एंटीजन है तो क्या हुआ अब, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इम्यूनिटी ने फिर क्या किया, अनदर एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया इसको, तो उसने देखा अरे ये तो अनयूजुअल है, मतलब उसको फॉरेन पार्टिकल, तो इसको फॉरेन पार्टिकल क्या हुआ, आप आरएच को क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज किया गया, क्योंकि इसकी बॉडी में तो आरएच है ही नहीं। तो इसका जो एनवायरनमेंट है, इसकी जो इम्यूनिटी है वो क्या है, आरएच के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं है। जब आरएच के बारे में कुछ नहीं जानती तो क्या होगा, वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी, दैट्स वन इज, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस पेशेंट का जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है, वो इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट आरएच। तो आरएच के अगेंस्ट में इम्यून रेस्पॉन्स क्या हो गया, एक्टिव हो गया। लेकिन अब आपको एक यहां पर ट्विस्ट ये आता है, क्योंकि जो फर्स्ट एंटीबॉडी है उसको बनने में 3 से 4 डेज का टाइम लग जाता है, समझ जाइए आप, 3 to 4 डेज। तो मतलब आरएच एंटीबॉडी को बनने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम 3 डेज लगेंगे। अब इस पेशेंट की जान तो कैसी थी, अगर कुछ ही आवर्स में या कुछ ही फ्यू आवर्स में अगर उसको ब्लड नहीं मिला तो उसका डेथ हो जाएगा। तो क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या किया कि इस पेशेंट का जो बी पॉजिटिव वाला ब्लड था उसका ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है, बी नेगेटिव पेशेंट की बॉडी में, और उस पेशेंट की लाइफ को सेव कर दिया, ठीक है, दैट्स नाइस, इस टाइप से। अब क्या हुआ कि इसकी जो क्या थी, इस रेसिपिएंट वाले जो पेशेंट था बी नेगेटिव वाले की किस्मत जो थी वो ज्यादा ही खराब थी। तो आफ्टर द फ्यू इयर्स के बाद में, या 2 या 3 साल के बाद में बेचारे के फिर से वही सेम सिचुएशन हो गई। अब उसे फिर से क्या चाहिए, बी नेगेटिव ब्लड चाहिए। लेकिन अब क्या था कि जब सेकेंड केस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या हुआ, सेकेंड टाइम की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में तो डॉक्टर्स ने क्या किया, लाइफ जो है सेव कर लिया, लेकिन सेकेंड टाइम में जो बी पॉजिटिव ब्लड है, इस बी पॉजिटिव ब्लड को आप ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल। अब देखिए क्या है, क्योंकि यहां पर जो इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ था ये कौन सा था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वो मेमोरी सेल भी बनाती है। अब ये मेमोरी सेल जो है इसको याद रहता है कि नेक्स्ट कि किस एंटीजन के साथ में कैसे डील करना है, उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, कैसे उसको बॉडी से मार के भगाना है। अब ये मेमोरी सेल क्या है, इस पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है। अब उसको पता है कि आरएच एंटीजन के साथ में कैसे डील किया जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपने सेकेंड टाइम ब्लड दिया, सेकेंड टाइम ब्लड देने के बाद में क्या हुआ, पहले तो बी चेक किया जाएगा, बी तो चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरएच एंटीजन पकड़ा जाएगा। जब आरएच एंटीजन पकड़ा जाएगा तो क्या हुआ, मेमोरी सेल जो होती है वो इमीडिएट एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेंगी, जिससे क्या होता है, इमीडिएट हीमोलाइसिस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस पेशेंट जो पहले ही ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन में था, अब आपने क्या किया, उसको और आरबीसी दिया है, उसको और क्या हो गया है, हीमोलाइसिस हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको एनीमिया हो गया। अब हो सकता है कि वो जो एनीमिया है वो क्या हो जाए, उस पेशेंट के लिए क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, फिर इस पेशेंट को बी नेगेटिव वाला ही ब्लड चाहिए। अब बी नेगेटिव ही क्यों चाहिए, बी मैच हो जाएगा, आरएच है ही नहीं। जब आरएच नहीं है तो मेमोरी सेल किसके अगेंस्ट में काम करेंगे, किसी के भी अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट इज, तो इसको हम लोग बोलते हैं आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। अब ये जो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी है,
रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यहां से एक क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है आरएच फैक्टर से, और आरएच फैक्टर से जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाले केस में। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप से भी क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन आप या तो इसको ह्यूमन सर्कुलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जेनेटिक्स वाले पार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप पढ़ते हैं ना कि बेटे का ए है, मदर का बी है, फादर का क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पर आते हैं। ठीक है, तो यहां से जो ब्लड ग्रुप वाला ये जो टॉपिक है, तो इस ब्लड ग्रुप से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो जेनेटिक्स वाले पोर्शन में इंक्लूड हो जाए, चाहे फिर वो यहाँ के आपका यहां से सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कंडीशन क्या है? ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो मदर है RH नेगेटिव। ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, वो उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो मदर क्या है, RH नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है, जो फीटस है वो क्या हो गया, RH पॉजिटिव है। सॉरी, मदर क्या है, RH नेगेटिव है, फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन में क्या है, ये प्लेसेंटा है, तो मतलब क्या है आपका नो रिएक्शन, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि मदर के पास में RH एंटीजन है ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा, तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। अब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी जो चाइल्ड बर्थ होती है, तो उसमें क्या होता है कि सम ब्लड मिक्स्ड विद मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए कुछ 1 ml मान लीजिए या 1 ड्रॉप मान लीजिए, तो चाइल्ड का जो ब्लड था जब प्लेसेंटा डिफ्यूज आउट होता है, तो प्लेसेंटा डिफ्यूज आउट होने के टाइम पर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में ब्रेकअप होता है। तो एंडोमेट्रियम में ब्रेकअप होता है तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो ब्लड कैपिलरी है वो ब्रेक हो जाती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि कुछ ब्लड जो होता है फीटस का या चाइल्ड का, वो क्या होता है मदर के ब्लड के इनसाइड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एनी हाउ कहने का मतलब ये है कि एनी हाउ RH एंटीजन जो है वो मदर की बॉडी में पहुंच गई। अब मदर की बॉडी में क्या हुआ, RH एंटीजन पहुंची। ठीक है, तो अब मदर की बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी या फिर मेमोरी सेल बना लेगी। तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो क्या था, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, फीटस क्या है RH पॉजिटिव है। ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इवन चाइल्ड बर्थ में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के टाइम पर क्या है, जब प्लेसेंटा डिफ्यूज आउट होता है, जो रिमेन पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का, जब वो डिफ्यूज आउट होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, कुछ ब्लड जो होता है फीटस का, वो मदर के ब्लड में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑफ मदर एंड प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल अगेंस्ट RH फैक्टर। दैट इज, तो ये हो गया हमारा मेन का।
जो अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है। अब देखिए क्या है, तो अब इसके बाद में बात करते हैं, अब बात करेंगे सेकेंड प्रेगनेंसी की। सेकेंड प्रेगनेंसी, ओके। तो सेकेंड प्रेगनेंसी, अब सेकेंड प्रेगनेंसी की हम बात करेंगे तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। अब अगर फीटस RH नेगेटिव हो तब तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अब अगर क्या हुआ, फीटस जो है वो कैसा हो गया, फीटस अगर RH पॉजिटिव हो गया तब दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कैसे? वो ऐसे, देखिए ये मदर है और ये हो गया प्लेसेंटा और ये हो गया फीटस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मदर की अगर हम बात करेंगे तो मदर की बॉडी की जितने भी एंटीजन के अगेंस्ट में एनकाउंटर करती है तो उनके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब IgG टाइप की एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी। तो RH के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनी है, अब वो क्या होगी, एंटीबॉडी जो है जो RH के अगेंस्ट में, मतलब जो RH एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद में फीटस की आरबीसी पर जो RH फैक्टर प्रेजेंट है उससे जाके बाइंड कर जाएगी और उसमें हीमोलाइसिस कॉज करना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होता है कि जो फीटस है उसकी ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अंडरस्टैंड? कभी कभी पर क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा एंटीबॉडी क्रॉस कर जाएं तो सीवियर एनीमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है और एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पर क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो पहले से ही क्या होता है, एनीमिया से सफर होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, ठीक है। तो क्या है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की वजह से क्या है कि जो चाइल्ड है, ठीक है, या बेबी जो है उसको ऑलरेडी क्या होती है, एनीमिया होता है, जॉन्डिस होता है। तो उस सिचुएशन को या उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं HBN। सो दैट वन इज, ठीक है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, दैट इज okay. So that is all about in case of the type of blood transfusion reactions and RH factor, okay. So now another topic after the types of blood group, we will be discuss the next topic, and that is the blood clotting. Blood clotting. Blood clotting is also known as the blood coagulation. Okay students, तो देखिए कभी आपने सोचा है कि जैसे आपका जो हैंड है या फिंगर है वो किसी नाइफ से कट हो जाए या ब्लेड से कट हो जाए, तो आपका जो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, पहले टिश्यू से आउट होना स्टार्ट रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, वो ब्लड जो होता है, वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या होती है, अपने आप से ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। आपने ऐसा कोई भी जो है मेडिसिन नहीं लिया है या कोई भी एंटीजन ऐसा कुछ नहीं लिया है, ठीक है, जिसकी केमिकल नहीं लिया है जिसकी वजह से क्या है कि वो जो ब्लड है वो क्या हो जाए, क्लॉट हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि नाइफ से कट हुआ, पता चला कि 1 और 2 मिनट के बाद में क्या हुआ कि आपका जो ब्लड है वो क्या हो गया है, ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग जो हो रही है वो क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो दैट्स वन। सो कभी आपने इसके बारे में सोचा है, ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके इनसाइड में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। तो आज हम जो है उसी टॉपिक को जो है देखेंगे कि किस टाइप से ब्लड जो होता है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को हमारी बॉडी जो है वो स्टॉप करती है, ब्लीडिंग को हील करती है। ओके, नाउ द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। देखिए ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या है, वो एक लिक्विड पार्ट है, तो ब्लड को
का कन्वर्जन जो है वो किसमें होना, जेली लाइक सब्सटेंसेस में होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या हो गया, आपके जेली के जैसे सब्सटेंसेस के इनसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं या ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं। ओके, सो दैट इज, इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो क्या होती है, एक कैस्केड प्रोसेस होती है। ठीक है, कैसी है, कैस्केड प्रोसेस है, मतलब जैसी एक रिएक्शन कंप्लीट होगी उसी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, एक अनदर रिएक्शन को जो है या केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा या उसको स्टार्ट करेगा। तो इस टाइप की जो सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप जो है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन काइनेज बोल सकते हो या फिर एक्टिवेटर बोल सकते हो। तो प्रोथ्रोम्बिन काइनेज और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। उसके बाद में क्या होता है, आपका कन्वर्जन होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन के इनसाइड में क्या होगा, कन्वर्जन होता है। ठीक है, और लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट में क्या होता है, कोगुलेशन होता है। लास्ट में क्या होगा, कोगुलेशन होगा। दैट्स नाइस, लास्ट में क्या होता है, कोगुलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए अब किसी भी ब्लड की हम बात करेंगे तो इस रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, इंजुरी चाहिए। इंजुरी बोल सकते हो या फिर आप ट्रॉमा बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रॉमा और इंजुरी। ठीक है, अब ये जो ट्रॉमा है वो इंट्रिंसिक भी हो सकता है या एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। तो ये जो ट्रॉमा और इंजुरी है, ये ट्रॉमा और इंजुरी क्या करता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये 2 टाइप का होता है। ओके, तो एक तो होता है प्लेटलेट्स, क्या होगा, प्लेटलेट्स, और एक होता है टिश्यू। तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की अगर हम बात करेंगे तो इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम लोग बोलते हैं फैक्टर 9। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर 3। ठीक है, तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन इज नोन एज द फैक्टर 9 और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इज नोन एज द फैक्टर 3। अंडरस्टैंड, याद रखेगा। अब ये जो फैक्टर 9 है ये क्या करता है, फैक्टर 11 को स्टिमुलेट करता है, सॉरी फैक्टर 12 को स्टिमुलेट करेगा। दैट्स वाइज देखिए क्या मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, दूसरी रिएक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है, तो मतलब ब्लड के इनसाइड में ही ये फैक्टर प्रेजेंट है। तो फैक्टर 12 इनएक्टिव था, अब क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है, और ये क्या करेगा, फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 12 जो है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और ये फैक्टर 11 जो है वो क्या कर रहा है, आपका फैक्टर 10 को स्टिमुलेट कर रहा है। दैट इज, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि ये जो दैट्स इज, ठीक है, तो ये फैक्टर 3 भी क्या करेगा, फैक्टर 10 को स्टिमुलेट कर रहा है। ओके, अब ये जो फैक्टर 10 है, ये फैक्टर 10 क्या करेगा, ये जो होता है प्रोथ्रोम्बिन काइनेज के इनसाइड में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन काइनेज। अब देखिए क्या है, यहां भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, ठीक है, कि यहां पर क्या है, अगर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन है तब उसके केस में क्या होगा, ये फैक्टर 10 जो होता है ये फैक्टर 5 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, किसमें, प्रोथ्रोम्बिन काइनेज में। अब अगर हम इस वे से आ रहे हैं, मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया है, ब्लड क्लॉटिंग को स्टिमुलेट किया है, तब फैक्टर 10 जो होता है वो फैक्टर 8 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, किसमें, प्रोथ्रोम्बिन काइनेज में। फिर से समझ लीजिए,
क्योंकि इसका एक्टिवेशन अलग है, इसका एक्टिवेशन अलग है। ठीक है, तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन ये जब इंट्रिंसिक इंजरी होती है तो इस केस में ऐसे मूव करेगा। तो फैक्टर 9 एक्टिवेट करता है फैक्टर 12 को, फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को, और फैक्टर 11 एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। और यहाँ डायरेक्टली क्या होता है, फैक्टर 3 जो होता है वो स्टिमुलेट करता है फैक्टर 10 को। अब ये जो फैक्टर 10 है अगर इस वे से आ रहे हैं तो फैक्टर 5 जो है वो फैक्टर 10 को कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन काइनेज में। अगर इस वे से आ रहे हैं तो फैक्टर 8 जो है वो कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन काइनेज में। किसको? फैक्टर 10 को। चलिए, अब क्या होता है कि हमारे ब्लड के इनसाइड में क्या है, प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो क्या करता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन काइनेज जो होता है Ca2+ आयन की प्रेजेंस में इस थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसके इनसाइड में? थ्रोम्बिन में। चलिए, ओके। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है हमारे ब्लड के इनसाइड में क्या है, हमारे ब्लड के इनसाइड में एक और फैक्टर है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट होती है किसके इनसाइड में? फाइब्रिन के इनसाइड में। फाइब्रिन फाइबर के इनसाइड में। ठीक है, और ये जो फाइब्रिन के जो फाइबर हैं अब ये क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं फाइब्रिन मेशवर्क की, लाइक दिस। ये फाइब्रिन मेशवर्क। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइब्रिन मेशवर्क। ठीक है, तो फाइब्रिन मेशवर्क बना। फाइब्रिन मेशवर्क बनने के बाद में कि यहां पर जो था ये आपकी जो आरबीसीज हैं, ठीक है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं वो आके क्या होती हैं, अरेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो गैप जो होते हैं वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब गैप फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होता है, फाइनली ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। और लास्ट में आता है फैक्टर 13, और फैक्टर 13 क्या करता है, इस क्लॉट को स्टेबल कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड दैट इज फैक्टर 13। ठीक है, तो फैक्टर 13 क्या करता है, फैक्टर 13 जो है वो कर रहा है स्टेबल द ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को स्टेबल कर रहा है। ओके, फिर से समझ लीजिए क्या है। देखिए, इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद में क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो 2 फैक्टर से रिलीज होता है, या तो प्लेटलेट इसको रिलीज कर सकती है या फिर टिश्यू टिश्यू इसको रिलीज कर सकता है। तो अगर प्लेटलेट रिलीज करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको फैक्टर 9 बोला जाता है। ठीक है, अगर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट वन इज आल्सो नोन एज द फैक्टर नंबर 3। अब अगर ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग ट्रिगर हो रही है, तब क्या होगा, फैक्टर 9 मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है फैक्टर 12 को, फैक्टर 12 एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को, और फैक्टर 11 एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। अब अगर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग को ट्रिगर करता है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, अगर ब्लड प्लेटलेट्स वाले वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तब फैक्टर 10 कन्वर्ट होगा किसके इनसाइड में, प्रोथ्रोम्बिन काइनेज में, किसकी प्रेजेंस में, फैक्टर 5 की प्रेजेंस में। और अगर इस वे से आते हैं तो फैक्टर 8 चाहिए। इसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन काइनेज क्या करता है, थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में।
ठीक है। और थ्रोम्बिन क्या करता है, दैट वन इज थ्रोम्बिन काइनेज, इसको भी आप बोल सकते हैं। तो थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन फाइबर में, और फाइब्रिन फाइबर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, मेसवर्क बनाते हैं, पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और उस नेट लाइक स्ट्रक्चर में फिर क्या होता है, ब्लड की जो कॉर्पस्कल्स जो होती हैं या सेल जो होती हैं वो जाके अरेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो गैप क्रिएट होते हैं उस गैप को वो फिल करना स्टार्ट कर देती हैं। सबसे लास्ट में आता है फैक्टर 13, और वो फैक्टर 13 जो होता है वो क्या करता है आपका, फैक्टर 13 जो है वो ब्लड क्लॉट को स्टेबल कर देता है, एंड दैट वन इज ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, हिपैरिन जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन को थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन काइनेज के साथ में बाइंड नहीं करने देता है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट हम लोग यूज करते हैं लाइक ईडीटीए, तो ईडीटीए भी क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड के इनसाइड में या प्लाज्मा के इनसाइड में क्या होगा, कैल्शियम नहीं रहेगा। जब कैल्शियम नहीं रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन काइनेज जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब इसको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए ना, कौन सा कोफैक्टर, कैल्शियम आयन, दैट्स नाइस। तो कैल्शियम आयन नहीं प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज, लीवर जो होता है वो विटामिन के को यूज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, इसीलिए क्या होता है, विटामिन के का जो डेफिशिएंसी होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को हैम्पर करता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन काइनेज नहीं बनेगा, और जब थ्रोम्बिन काइनेज नहीं होगा तो फिब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, आज की सभा यही समाप्त होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मसल्स। आई होप ये टाइप ऑफ मसल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ में मैं आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज की सभा समाप्त। थैंक यू।